हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 4.1 में क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपको ये बताया जाएगा। इसके पहले के वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 3.6 करवा चुके हैं। आपका जो तीसरा चैप्टर है वो उस वीडियो में कंप्लीट हो गया था। बाकी उसमें अगर एक आध दो क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप स्वयं से कर लीजिएगा। क्वेश्चन आसान है, लग भी जाने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने बता रखा है उसी के जैसे सारे क्वेश्चन हैं, तो लगाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, उसका वीडियो मैं आपको बना करके दे दूंगा। अब अगर हम प्रश्नावली 4.1 के बारे में बात करें तो जो चौथा चैप्टर हमारी किताब का है वो हमारे पास है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब ये हुआ ऐसा कोई भी समीकरण जो हमें ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इस रूप में अगर हमें कुछ भी दिया हुआ है तो उसे हम द्विघात समीकरण की श्रेणी में रख सकते हैं। अर्थात ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। प्लस माइनस bx का मतलब ये हुआ कि ये आवश्यक नहीं कि प्लस और माइनस दोनों चिन्ह हो, या दोनों में से चाहे प्लस होगा या माइनस होगा। मतलब हम कहें चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, या ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c के रूप में हो, या ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c के रूप में हो, या ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के रूप में हो। इस रूप में अगर कहीं भी हमें कोई भी समीकरण मिलता है तो उसको हम द्विघात समीकरण की श्रेणी में ले आते हैं। इसमें जो हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन उसमें हमको द्विघात समीकरण बताना है। हमको ये बताना है कि कौन कौन से पद द्विघात समीकरण के हैं, कौन कौन से पद द्विघात समीकरण के नहीं हैं। तो उसके लिए करना क्या हमको, जैसे इसमें हमको जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वे इस रूप में ना दे करके गुणनखंड के रूप में दिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दिए हुए हैं। उन टुकड़ों का हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट में आता है क्या वो इस रूप में है या नहीं। अगर वो इस रूप में होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अगर इस रूप में नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो हमारा पहला क्वेश्चन पहले खंड का है वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हमें दिया हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, चलिए आप हल कीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 1 हो जाएगा, और ये बराबर 2 का x से गुणा 2x और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। अब अगर आप इसको हल करें तो ये x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 एकम 2 गुणे x 2x। अगर इसको इधर लेकर के आए तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और अगर इधर आएगा तो ये प्लस 6 बराबर कितना 0। यहाँ से आप देखिए ये और ये कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर कितना दिया हुआ है 0। अब समस्या यहाँ पर ये है कि हमने आपको बताया कि ये ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पास है क्या, x स्क्वायर का पद तो है लेकिन x का पद नहीं है, फिर भी ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ये क्यों है ये आप देख लीजिए। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 गुणे x। आप चाहे प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें, तो ये ax स्क्वायर प्लस माइनस bx के रूप में आ गया, और प्लस c का मान 7 बराबर कितना 0। अर्थात हमें जिस रूप की आवश्यकता थी उस रूप में हमारा समीकरण आ चुका है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, आपको एक चीज का ध्यान देना है, अगर हमारे पास यहाँ लास्ट में जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें अगर अधिकतम घात 3 हो गई, कितनी 3, अधिकतम घात 3 होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। अगर अधिकतम घात 1 होगी तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन हमारा जो भी आना चाहिए वो अधिकतम 2 ही घात का होना चाहिए। अगर 2 घात से कम है अधिकतम घात या 2 घात से ज्यादा है तो उसे हम द्विघात समीकरण की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको जितने भी खंड दिए हुए हैं इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आराम से रिलैक्स होकर के आप क्वेश्चन को हल करिएगा। अगर नहीं होगा तो नीचे आप कमेंट करिएगा, आपको क्वेश्चन अगले वीडियो में बना करके मैं दे दूंगा। तो अब हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे क्वेश्चन आप हल करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा, इसके बाद वाले वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बताया जाएगा। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में
हमें द्विघात समीकरण को बना करके दर्शाना है। क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें जो हमारा पहला खंड है वो हमें दिया हुआ है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, कह रहा चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमेशा ध्यान रखें जब भी हम द्विघात समीकरण के सवालों में द्विघात समीकरण को बनाने का प्रयास करेंगे तो हमेशा हम छोटे वाले मान को मानते हैं। छोटे वाले मान को मानने के बाद आपको बड़ा मान ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ देखिए हमको दिया हुआ करा कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। तो यहाँ मानेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई बराबर। आप ध्यान दीजिए चौड़ाई को हमने x माना है, लंबाई कितनी हो जाएगी? कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, अर्थात लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, अर्थात x का दुगुना 2x प्लस 1 अधिक तो प्लस 1, ये हो जाएगा मीटर में। अब आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार भूखंड का? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, चौड़ाई के स्थान पर x हो जाएगा और क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 528। अब अगर आप इसे हल करें तो 2x का x से गुणा 2x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 1 का x से गुणा x हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आए तो ये माइनस 528 बराबर 0। आप यहाँ से ध्यान दीजिए तो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इस रूप में लिखा हुआ है। तो हमारा द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। इसे हमें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमसे सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने को कह रहा था। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। फिर हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कह रहा दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 306 है। अब ध्यान दीजिए आप, दो क्रमागत संख्या अगर क्रमागत सम या क्रमागत विषम कहेगी तो हमको 2 जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन अगर केवल क्रमागत कह रहा है तो जो संख्या होगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमको उसके तुरंत बाद, क्रमागत का अर्थ होता है तुरंत बाद। जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या 1 है, अब वो कह रहा है कि एक की क्रमागत संख्या क्या होगी, तो आपको पता है कि 1 के बाद 2 आता है, तो 1 में जैसे हम 1 जोड़ेंगे हमको उसके बाद की क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके पास 20 है, कह रहा है 20 के बाद क्रमागत संख्या क्या होगी, तो जैसे ही आप 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा और हमको क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम एक संख्या माने, यहाँ माना जाए, माना पहली संख्या हमारे पास x है, तब दूसरी क्रमागत संख्या, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, जो हमारे पास है उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो x प्लस 1 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि दो क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। आप यहाँ चाहें तो धनात्मक संख्या भी ले सकते हैं क्योंकि धनात्मक हमसे कह रहा है। अब इनका गुणनफल कितना आएगा, 306 आएगा। गुणनफल 306 आने का मतलब ये हुआ कि जब हम दोनों क्रमागत संख्याओं को गुणा करेंगे x और x प्लस 1 को, तो कितना प्राप्त होगा, 306। तो ये हो जाएगा 306। अब आप x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 से गुणा करेंगे तो x, ये इधर आएगा तो माइनस 306 और ये बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से भी आप ध्यान दीजिए तो हमको ये ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c के रूप में दिया हुआ है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण निरूपित हो चुका है। हमको यहाँ इस क्वेश्चन में यही करना था। फिर आप अगर इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलिए तो तीसरे वाले पार्ट में हमसे कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ बात रोहन की हो रही है और उसके माँ की हो रही है। किसकी किसकी, रोहन की और उसके माँ की। इसका मतलब ये हुआ कि रोहन अपनी माँ का पुत्र है। अब आपको बेहतर पता है कि माँ और पुत्र में हमेशा माँ बड़ी होती है, पुत्र छोटा होता है, तो किसको मानेंगे, पुत्र को। तो मान लीजिए यहाँ से हमको द्विघात समीकरण ही बनाना यहाँ भी, तो यहाँ से माना जाएगा, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष।
आप ध्यान दीजिए, जब भी आपको आयु संबंधी प्रश्न मिलेंगे तो हमेशा हम जब भी आयु मानेंगे तो वर्तमान आयु ही मानेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष? 26 वर्ष। तो तब रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तब रोहन के माँ की वर्तमान आयु, जितनी आयु रोहन की है उसमें अगर हम 26 जोड़ देंगे तो उसके माँ की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष ही बड़ी है। अब देखिए उसके बाद हमसे कह रहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो हम आएंगे प्रश्नानुसार, अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आज x वर्ष का है, वर्तमान में x वर्ष का है, तो आज से 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का होगा। और रोहन की माँ आज x प्लस 26 वर्ष की है, तो अब से 3 वर्ष बाद कितना होगी? 26 में 3 जोड़े कितना आएगा? 29। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 29। अगर 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का जो गुणनफल हमारे पास है वो हमको दिया हुआ है 306, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 306 के जब हम x का x से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x स्क्वायर, x का 29 से गुणा करेंगे तो 29x प्लस और प्लस प्लस 3 का x से गुणा 3x और प्लस 3 9 27 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 306 और बराबर आ जाएगा ये 0। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए x स्क्वायर प्लस 29x और 3x 32x, 306 माइनस में है, 87 प्लस में है। हमेशा जब हम प्लस माइनस करते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। 306 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 6 में से 7 घटेगा नहीं, तो इससे शेष लेंगे, ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 7 तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 8 तो 1 हो जाएगा, और ये बचा 2 तो यहाँ बचेगा 2 और बराबर ये हो जाएगा 0। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो भी हमको मिला वो ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0 के रूप में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो इसका चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट दिया हुआ है। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चले तो इसमें हमको दिया हुआ कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी को दूरी तय करनी है 480 किलोमीटर की, यहाँ लिखेंगे तब 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय। आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो अगर हम इस समय को t1 मान लें तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा t1, दूरी कितनी तय कर रही है 480, तो ये हो जाएगा 480 और चाल कितनी है x। यहाँ से आपको पहला वाला मान प्राप्त हो चुका है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, तो यहाँ लिखेंगे पुनः चाल कितनी थी x, कितना कम होना चाहिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि नई चाल कितनी होगी x माइनस 8, और इस चाल से वो दूरी कितनी तय करेगा 480 किलोमीटर। तो लिखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय। अगर इस समय को t2 माना जाए तो आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, तो ये हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8। इसको आप यहाँ मात्रक लिख दीजिए तो घंटा हो जाएगा, इसका भी मात्रक घंटा हो जाएगा। अब आप चलिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में
3 घंटे अधिक समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 5 घंटे लगा तो इसमें 3 घंटे अधिक लगेगा, अर्थात इसमें 8 घंटे लगेगा। अगर इसको 10 घंटा लग रहा तो इसको 13 घंटे लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास T1 है और जो T2 है, इसमें देखिए T1 3 घंटे कम ले रहा है, T2 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो अगर हम T2 में 3 घंटा माइनस करते हैं तो ज्यादा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर आप T1 और T2 का मान रखिए, मैं मान यहाँ रख दे रहा हूं। आप देखिए T1 का मान हमारे पास कितना है, हमारे पास T1 का मान है 480/x और बराबर T2 लिखा हुआ है। अगर हम इस T2 को इधर लेकर के आए तो माइनस में हो जाएगा, और T2 का हमारे पास मान है 480/x - 8 और ये बराबर हमें दिया हुआ है -3। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, आप एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा x × x - 8। आपको पता है इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ गुणा होगा, क्योंकि दोनों के एलसीएम में जो हमारे पास मान आया है वो दोनों के हर के मान अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग मान होते हैं तो हम सीधे इसका यहाँ गुणा कर देते हैं और इसका यहाँ गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 480 x - 8 - 480, यहाँ गुणा होगा तो x हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 3। अब आप गुणा करिए तो 480 का x से गुणा तो 480x और प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 8 0 0, 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, और ये -480x और बटे में हो जाएगा x का x से गुणा x² और प्लस माइनस माइनस x का 8 से गुणा 8x और बराबर ये हो जाएगा -3। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। इसमें देखिए बचेगा क्या हमारे पास, ये पूरा का पूरा पद यहाँ चला जाएगा। तो जब ये पूरा का पूरा पद यहाँ जाएगा तो यहाँ से हमको मिलेगा -3 और x² -8x। थोड़ा ध्यान रखिएगा जगह कम है, ये माइनस लिखा हुआ है 3840। अगर ये पूरा उधर जाए तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होने का मतलब हो जाएगा ये प्लस का 3840 और बराबर हमें मिलेगा 0। अब -3 का x से गुणा करेंगे, सॉरी -3 का x² से गुणा करेंगे तो -3x² माइनस और माइनस प्लस, यहाँ आगे माइनस रहेगा 3 8 24x और ये प्लस का 3840 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो भी आया है वो ax² ± bx ± c बराबर 0 के रूप में है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो आया वो द्विघात समीकरण है। अगर आप चाहें तो यहाँ माइनस से गुणा सारे दोनों पक्षों में कर दीजिए। तो अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², ये प्लस 24x है तो माइनस 24x हो जाएगा, ये प्लस 3840 है तो माइनस 3840 हो जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। अगर आप इस रूप में लिखेंगे तो आपका ये समीकरण भी द्विघात समीकरण के रूप में ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास है जितने भी क्वेश्चन आए 4 के 4 हमने चारों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है। पहले वाले खंड में जितने भी क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे हैं वो आपको हल करने हैं। मैंने वीडियो के बीच में मैंने कहा भी था, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर इस पूरे वीडियो में जो भी प्रश्न शेष आपको लगाने के लिए दिए गए हैं उसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे आप कमेंट करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप कर लीजिए अगर नहीं किया आपने अभी तक तो, और कमेंट जरूर करिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। धन्यवाद।